लंबे अरसे से देश में दो तरह की बहस चल रही है। एक तो कि देश में बहुत सारे घुसपैठिए घुसे हुए हैं जो इस देश के नहीं हैं, जिनको बाहर निकाला जाना चाहिए। दूसरा, इसी बीच चुनाव आयोग अपना डेटा रिवाइज करता है एसआईआर के जरिए। दोनों बहस एक लंबी है और एक ताज़ी है, लेकिन दोनों ही तीखी हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले बिहार में एसआईआर लागू होता है, चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, जिसके बाद 11 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल से जिस तरीके का विरोध सामने आ रहा है, उतना विरोध शायद किसी और राज्य से सामने नहीं आ रहा है। चूंकि मार्च या अप्रैल 2027 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो शायद इस वजह से इसकी ज़्यादा विरोध की ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है। लेकिन विरोध किन मुद्दों पर हो रहा है, किन वजहों से हो रहा है, वो जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे संपादक केशव का। केशव, सबसे पहले ये बताइए कि ममता बनर्जी जिस तरीके से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उन्होंने इसमें छोटे छोटे लूप होल्स ढूंढने की कोशिश की है। बिल्कुल। लेकिन इस विरोध का कारण क्या है? क्योंकि एक तरफ 2002 में वो इसके समर्थन में थी, बिल्कुल, और आज 2026 में वो इसके विरोध में है। बिल्कुल। अब देखिए, आपके सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। 2002 में जो एसआईआर होता है वेस्ट बंगाल में जी, वहाँ पर 28 लाख मतदाताओं के नाम हट जाते हैं उससे। ऑब्वियसली उसके कारण हैं। चुनाव आयोग इस बात पर दृढ़ है कि जिनको इस देश में मताधिकार हैं उनका मताधिकार बहाल रहेगा। जिनके पास मताधिकार नहीं है वो इस लिस्ट में नहीं होने चाहिए। मताधिकार नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर जो प्रमुखतः बात की जा रही है वो है कि जो व्यक्ति मृत हो जाते हैं, जो अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। देश में पलायन की समस्या है, वेस्ट बंगाल से भी पलायन हो रहा है, और पलायन हमेशा नकारात्मक अर्थ में ही नहीं होता है। लोग बेहतर कैरियर के लिए भी जाते हैं। वेस्ट बंगाल के लोग जर्मनी तक पहुंच रहे हैं, नासा में काम कर रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। तो ये तो होगा, दुनिया के किसी भी हिस्से में पलायन होता है। वेस्ट बंगाल जो व्यक्ति नहीं रहे, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर गए, कुछ नए व्यक्ति 18 साल की उम्र को प्राप्त कर लेते हैं तो उनका नाम उसमें ऐड होगा। कई सारे कारण हैं, किसी के कई सारे पहलू होते हैं जोड़ने घटाने के। बिल्कुल। तो लेकिन सवाल है कि 2002 में जब एसआईआर होता है वेस्ट बंगाल में, जिसमें 28 लाख यूजर्स के, माफ कीजिएगा, मतदाताओं के नाम कट जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वहाँ सरकार बदल जाती है। ऑब्वियसली जो ये 28 लाख लोग थे उसमें से ज़्यादातर लोग वो थे जो सीपीएम समर्थक थे। धीरे धीरे क्या होता है, सीपीएम समर्थक जो वोट बैंक था उस पर ममता दीदी का अधिकार हो जाता है। आज वही वोट बैंक इनके पास है, तो फिर से यहाँ से नाम कटेंगे, इनकी भी सत्ता हिल जाएगी। सिंपल मैथ है। लेकिन उस टाइम जब 28 लाख नाम काटे गए थे उस वक्त की मतदाता सूची से, तब इन्होंने उसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर इनको अवसर दिख रहा था ना। आपदा में भी अवसर होता है। वो लोग थे जो सीपीएम के समर्थक माने जाते थे जी। तो ऑब्वियसली अगर 28 लाख वोट सीपीएम के कम होंगे तो किसकी चांसेस बढ़ेगी? बिहार चुनाव में जिस तरीके से मतदाताओं की संख्या कम हुई है, क्या लगभग उतनी ही मतदाताओं की संख्या? उसी बात पे मैं आ रहा था। नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। उसी बात पे मैं आ रहा था। तो पहले मैं 2002 वाली क्रोनोलॉजी समझिए जी। क्रोनोलॉजी है इसमें, क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, तो 2002 में नाम कटते हैं, सत्ता की चूल्हे हिल जाती है। हालांकि 2002 के बाद जो चुनाव होते हैं, 2006 में मेरे ख्याल से चुनाव हुआ था, उसमें सीपीएम की किसी तरह से वापसी होती है। बहुत कम सीटें आती है। 20 साल का उनका शासनकाल रहता है, 20 साल से भी ज़्यादा का। वो हिल जाता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी सरकार में आते हैं। धीरे धीरे ये कमी उनको 2011 में भारी पड़ती है। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार वहाँ बन जाती है, तृणमूल कांग्रेस की जी। लेकिन अब समझिए 2002 से 2025 में क्या बदला है। 2002 में जो सीपीएम का वोट बैंक था वो ममता बनर्जी का वोट बैंक है। और इसको मैं और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था, और खास करके वो अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिनको किसी भी तरह से मतदाता बनाया जाता है या वो तरह तरह के उपक्रम के द्वारा मतदाता बन जाते हैं, ये सब सीपीएम के वोटर थे। धीरे धीरे अब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के वोटर हो गए। अब सवाल है कि वो, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैध है या अवैध है, लेकिन वो समर्थन उनको ममता बनर्जी की पार्टी का है, और ममता बनर्जी की पार्टी को वो लोग समर्थन करते हैं। अब अगर यहां से इनका नाम कटता है तो ये लॉस ममता बनर्जी को होगा। ठीक बात तो है। जिस वजह से 2002 में ममता बनर्जी सपोर्ट में थी, उसी वजह से आज इसकी मुखालफत कर रही है, आज इसके विरोध में है।
ऑब्वियसली इनका वोट बैंक कट रहा है। और खासकर आपने बिहार की चर्चा भी कर ही ली है। बिहार के जब नतीजे आए तो सामने आ गया बिहार में करीब 66,000 लोगों के नाम कटे थे जी। और सही गलत पे उसकी टेक्निकलिटीज पे मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं। 66 लाख लोगों के नाम कटे थे, बताया गया था ये लोग अब दुनिया में नहीं रहे या अन्यत्र चले गए हैं, इनके पास वाजिब प्रमाण पत्र नहीं था, जो भी वजह हो। और 22 लाख नए लोगों के नाम जुड़े भी। लेकिन क्या हुआ, अंतर फिर भी रह गया करीब 40-44 लाख का। वो जो अंतर रह गया, वो अंतर देखिए, अगर वो सपोज कीजिए कि इसमें अधिकांशतः अगर महागठबंधन के वोटर थे, तो अगर महागठबंधन को मिले हुए वोट में ये 40 लाख में से आप जो 70% वोटिंग हुई है वहां पर करीब 30 लाख और वोट ऐड कर दीजिए, तब देखिए महागठबंधन का गणित कहाँ है और एनडीए का गणित कहाँ है। तो बिहार चुनाव के नतीजों ने विपक्षी दलों की आंखें और ज्यादा खोल दी है कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। नुकसान हो चुका है। अगर वहां पर उतने वोट पड़ते तो ऑब्वियसली उनके पाले में जाते वो वोट। चलिए 70% वोटिंग हुई है, 70.5% उनको नहीं जाते, उस 70 के 70% उन्हें जाते, तब भी देखिए उनको अगर 20-25 लाख और वोट मिल जाते इस चुनाव में, उनका आंकड़ा क्या हो सकता था। जहां पर हार जीत का फैसला 1000 वोट से हो रहा है, 100 और 30-27 वोट से हो रहा है, वहां पर ये आंकड़े कैसे बदल सकते थे। ये दरअसल ये ओवरऑल आंकड़े को देखेंगे तब हमें सही तस्वीर नहीं पता चलेगी, लेकिन जब इसे आप ग्रैनुलर लेवल पे देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी में ढाल के देखेंगे, जहां पर 100 वोट 500 वोट जीत हार तय करता है, वहां पर पोल का डायनामिक्स निर्धारित करता है, वहां पर अगर एक विधानसभा में सपोज कीजिए कि महागठबंधन समर्थित 1000 वोट और आ जाते तो वो जीत जाती। ठीक बात। जहां पर उनकी 900 सहार हुई है, 700 सहार हुई है, ऐसी कई सारी सीटें हैं, स्थिति बदल जाती। दूसरी बात, एक हमेशा चुनाव में फ्लोटिंग वोटर्स की होती है, जिसका पलड़ा भारी होता है ये उसके साइड चले जाते हैं, फ्लोटिंग वोटर्स उनके साइड चले जाते हैं। तो लोगों को पहले ही से लग रहा है कि चूंकि इस बकेट से इतने मतदाता बाहर चले गए हैं तो इनका पलड़ा हल्का हो गया है। अब हम निर्णय नहीं कर पा रहे थे हमें किसके साथ जाना है, तो हमें जिसका पलड़ा भारी दिखा हम उसके साथ चले गए। ये सारी चीजें हो रही है। तो बिहार के नतीजे ने, बिहार के चुनाव परिणाम ने विपक्षी दलों की आंखें और ज्यादा खोल दी है। अब वो इस बात को लेकर के बहुत सजग हैं कि जो लोग उनके समर्थक समझे जाते हैं, माना जाता है कि यह समुदाय इनके संभावित मतदाता होंगे, उनका नाम अगर कट जाता है तो इनका लॉस होगा। आगे हम इसी चर्चा में और बात करेंगे कि आपने अपनी अपनी भूमिका में बताया है कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा क्यों आक्रामक है, वो क्यों नहीं चाह रही है कि SIR हो। अभी तक बात करेंगे हम। जी, चुनाव आयोग का जो डेटा आया है उसके मुताबिक 3.96 करोड़ 3.96 लाख मतदाताओं का डेटा अपलोड किया गया है। हालांकि ये किस तरह का डेटा है अभी इसका एनालिसिस होना बाकी है। और बताया जा रहा है कि कुल मतदाताओं का करीब 44 से 45% हिस्सा है जिसका अभी तक SIR हो गया है। साथ ही एक और चीज़ है, ममता बनर्जी जिस तरीके से विरोध कर रही है उसमें पहली चीज़ उन्होंने इसको NRC से जोड़ने की पूरी कोशिश की है। तो ये कैसे एक NRC है। हाँ, NRC का क्या रोल है, क्या इसको NRC कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, और यदि नहीं कहा जा सकता है तो फिर ममता बनर्जी ऐसा कहकर एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? बिल्कुल ठीक बात। अब देखिए, NRC है, इनडायरेक्ट NRC है या नहीं है, इस टर्मिनोलॉजी में जाना ही नहीं चाहिए। अगर सरकार नहीं कह रही है कि NRC है तो किसी के पास कोई ग्राउंड नहीं है इसको NRC कहने का, लेकिन कुछ न कुछ संबंध तो है। अगर कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहा है और इसे इनडायरेक्ट NRC बताया जा रहा है तो कुछ न कुछ तो वजह होगी। उन्हीं वजूहात पर हम अभी बात कर ही रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले मतदाता सूची के आंकड़ों पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लगभग बिहार जितना ही मतदाता वर्ग है, करीब 7 करोड़ वोटर्स यहाँ भी हैं, 7 करोड़ वोटर्स उससे थोड़ा ऊपर नीचे पश्चिम बंगाल में भी है। लेकिन यहाँ जो डेमोग्राफी है बिहार की, उससे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी अलग है। पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड तौर पे कहा जा रहा है कि 26 से 27% अल्पसंख्यक मतदाता है, मतलब कि मुस्लिम मतदाता हैं, और व्यवहारिकता में ये करीब 30% है। अब ये देखिए, 30% बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, और ये 30% वोट बैंक वो है जो एक मुश्त ममता बनर्जी को अब वोट देता है। पहले अलग अलग खेमे में होंगे, हो सकता है कुछ वोट कांग्रेस को जाता होगा, कुछ वोट CPM को जाता होगा, कांग्रेस का वेस्ट और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो इस देश के नहीं है।
ये साबित नहीं हुई है, यही बात। सर साबित के अलावा जो अभी जिस तरीके से एसआईआर का जब अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद से जब नाव में चढ़ के जा रहे हैं, नाव में चढ़ के जा रहे हैं, उसमें मैंने देखा कि कुछ जो मीडिया फॉर्म्स के रिपोर्टर ग्राउंड पर गए, उन्होंने बात की, तो उसमें से कुछ लोगों ने कन्फेस किया कि हाँ मैं अब नहीं है। 2 बार वोट डाल चुका हूँ, एक बार वोट डाल चुका हूँ। लेकिन सवाल यह है सिद्धार्थ, यही अब हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ जी, बिहार में भी यही कहा जा रहा था कि इसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग आ गए हैं और उनको जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं आधार कार्ड मुहैया करा देते हैं, ये सब मतदाता बन गए हैं, ये सब अवैध हैं। आप बिहारी हैं, मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूँ, आप ग्राउंड पर भी गए बिहार चुनाव में, सारी चीजें आपने देखी, बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं या नहीं, हाँ या ना? नहीं, अगर मैं इसका जवाब हाँ या ना में दूंगा तो उससे इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार दीजिए, पर बहुत ज्यादा नहीं। मैं बता देता हूँ, रोहिंग्या और बांग्लादेशी अब इस देश की सच्चाई है, चाहे वो बिहार हो, वो बंगाल हो, वो दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, कहीं भी हो, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं कौन होता हूं इनकार करने वाला? लोकसभा में गृह मंत्रालय का डेटा 2.25 करोड़ का आंकड़ा दिया गया है ना, किरण रिजिजू ने खुद अपने बयान में कहा, वो तो वहां पर आंकड़े दिए गए हैं, इतने लोग हैं, तो मैं इसे इनकार नहीं कर सकता हूं। और वो देश में है तो देश के सारे हिस्सों में है लगभग, उससे कोई इनकार नहीं है। अब सवाल ये है कि जब बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार में जब एसआईआर हुआ, उसमें सत्ता पक्ष बिहार का और केंद्र का भी कह रहा था कि यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता अवैध रूप से रह रहे हैं जी। जो विपक्ष है बिहार का और केंद्र का, वो कह रहे थे कि ये अल्पसंख्यक मतदाताओं को बाहर निकालने की साजिश है। 2 बात थी, दोनों में से कुछ नहीं साबित हुआ। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग को ये आंकड़े देने चाहिए थे कि कितने उसमें बांग्लादेशी थे, कितने रोहिंग्या थे, कितने को बाहर निकाला गया है और कितने को वाजिब दस्तावेज के आधार पर मतदाता सूची में बनाए रखा गया है या नए नाम ऐड किए गए हैं। ये डेटा अवेलेबल आज भी नहीं है। ये चुनाव आयोग की तरफ से ये लैप्स रहा है, जिसकी वजह से उन पर सवाल उठ रहा है। ये डेटा आज भी अवेलेबल नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि रोहिंग्या मतदाता है या नहीं है। जब कह ही नहीं सकते हैं तो फिर उनको बाहर करने, अंदर करने की बात कहां से आती है? अब यही चीज पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन बिहार में यह संख्या, अल्पसंख्यक मतदाताओं की जो संख्या है, उनका जो प्रतिशत है वो करीब 17-18% है, 19% के आसपास समझ लीजिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये करीब 30% है, तो ये बड़ा अंतर जरूर है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक मतदाताओं का ध्रुवीकरण उस तरह से नहीं है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, यह एक पक्षीय है। यहाँ पर ओवैसी भी थोड़ा वोट का बंटवारा कर ले रहे हैं, कुछ मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाता नीतीश कुमार को भी वोट करते हैं, कुछ एलजेपी को वोट करते हैं और अधिसंख्य इसमें आरजेडी और कांग्रेस को वोट करते हैं, ये बात है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक ध्रुवीय है, ये सब के सब ममता दीदी को वोट करेंगे, ठीक है। अब क्रोनोलॉजी को समझिए। आपने एनआरसी की बात की कि इसे डायरेक्ट एनआरसी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इनडायरेक्ट कह सकते हैं। अब ये क्रोनोलॉजी कुछ न कुछ तो कहता है। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं 5 साल पीछे, 6 साल पीछे, जब सीए हुआ था, यही समय था जी, सर्दी शुरू हुई थी दिल्ली में, 2019 का साल था, जा रहा था और 2020 आ रहा था। यही नवंबर दिसंबर का महीना हुआ करता था। शाहीन बाग, जाफराबाद और अलग अलग जगहों पर हम लोग बिरयानी खाया करते थे जी। अब देखिए, सीए आता है, सीए से केंद्र सरकार या सत्ताधारी गठबंधन क्या हासिल करता है? पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में इसको हम रखते हैं। सीएएस क्या कहता है? जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटी है पड़ोसी मुल्कों में, उनको हम नागरिकता देंगे। पश्चिम बंगाल में एक समुदाय है, मतुआ समुदाय जी। ये मतुआ समुदाय जो सीमावर्ती जिले हैं उनमें इनका बाहुल्य है। ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, ये प्रोसिक्यूटेड हिंदूज हैं, कोट एंड कोट हिंदू सीमावर्ती, जैसे उत्तरी 24 परगना और ये बाकी से नहीं, ये जो मिदनापुर, पश्चिमी मालदा, मुर्शिदाबाद, इन सभी जगहों की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर ये लोग अधिसंख्य हैं। अब ये मतुआ समुदाय को एक भरोसा हो गया कि सीए में इनको नागरिकता मिलेगी। यही वजह है कि ममता दीदी बार बार कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे, ठीक है, बार बार कहती हैं। अगर मतुआ समुदाय को सीए का लाभ मिलता है, उनको नागरिकता मिलता है, ऑब्वियसली उनके पास मताधिकार भी है, उनको मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मतुआ समुदाय किसका वोट होगा, किसका वोट बैंक होगा? ऑब्वियसली जिसने उसको अधिकार दिया, जिसने उसको अधिकार दिया है
एनडीए को होगा। जी। अब देखिए एनडीए का वोट बैंक बढ़ गया मतुआ समुदाय की वजह से। तो ये मुकाबला अभी टीएमसी यहाँ है और एनडीए यहाँ है, नीचे है ना पलरा, थोड़ा सा और ऊपर मतलब हाँ, तो एनडीए थोड़ा, एनडीए का बार ऊपर आ रहा है और टीएमसी अभी वहीं है। अब क्या होगा, टीएमसी के वोट बैंक में से जो तथाकथित बांग्लादेशी मुस्लिम मतदाता हैं वो निकाल दिए जाते हैं एसआईआर की वजह से, किसी भी वजह से। तो क्या होगा, ये बैलेंस नीचे आएगा, ये पलड़ा दोनों बराबरी बराबर का हो गया। अब मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी बराबर आ गई। दीदी कभी ये होने देंगी? नहीं। अब आप इनको एसआईआर को इस वजह से डायरेक्ट एनआरसी कहें या इनडायरेक्ट एनआरसी कहें, जो भी कहना चाहें आप टर्मिनोलॉजी इजाद कर सकते हैं, उसको वो संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ संबंध तो है यहाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एनआरसी नहीं मानता हूं मैं, ये एनआरसी नहीं है। एक और ये अफवाह उड़ाई जाती है। इससे पहले बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तो किशनगंज में जो वही मालदा से सटा हुआ इलाका है, सीमांचल का इलाका, वहाँ पर एक अल्पसंख्यक कॉलेज बना है। अफवाह उड़ा दिया गया कि यहाँ पर डिटेंशन कैंप बन रहा है, यहाँ से जो एसआईआर में जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको यहाँ पर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, बाद में उनको बांग्लादेश और जहाँ से भी आया वहाँ भेज दिया जाएगा। जब उसमें उद्घाटन हुआ, अब वो चालू हो गया है, तो पता चला कि ये अल्पसंख्यक विद्यालय था, इसमें महाविद्यालय चल रहा है और अच्छा मतलब स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया। तो विपक्ष की तरफ से भी उन फुल टॉस को खेलने का एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है कि अगर जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो इस तरह पेनिट्रेट कराने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उस प्रक्रिया को बाधित किया जा सके या रोका जा सके। नहीं, ये पोल डायनामिक्स है। विपक्ष को क्या चाहिए, कोई भी पार्टी है वो अपने पत्ते क्यों चलती है, उनको ऑब्वियसली सबका लक्ष्य चुनाव में जीत हासिल करना है। इलेक्शन होते ही हैं जीतने के, बिल्कुल इलेक्शन होते ही हैं लड़ने के लिए और जीतने के लिए। तो इलेक्शन में जाने से पहले सब अपने अपने हथियारों को शार्पन करते हैं, ये लोग भी शार्पन कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति सर इसमें एक और चीज़ है, जैसे एसआईआर का जैसे अनाउंसमेंट हुआ अगले 11 राज्यों के लिए, उसमें से एक राज्य उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा स्टेटमेंट आता है कि हर जिले के जो डीएम हैं वो घुसपैठियों की पहचान करें, आइडेंटिफाई करें उनको, फिर उनको अलग करें और उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएं जिसमें उनको रखा जाएगा। जब पुख्ता हो जाएगा कि ये यहाँ के नहीं है, किसी और देश के नागरिक हैं, तो उनको उसी देश में वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल। अब ये कब हो रहा है, जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। ऐसे में डिटेंशन सेंटर की बात करके कहीं ना कहीं एनडीए, बीजेपी या सरकार का एक बड़ा धड़ा है जो ये मैसेज भी कहीं ना कहीं कन्वे करने में कसर नहीं छोड़ता है। बिल्कुल। और देखिए एसआईआर फिर किया क्यों जा रहा है, और आप अपनी बात को आप वैलिडेट कर रहे हैं कि एसआईआर जो है वो एनआरसी की प्रक्रिया जैसा कुछ न कुछ है। एनआरसी का भी तो वही मतलब है ना कि जो इस देश के नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर बने और वही लोग इस देश में रहें। जो नागरिक नहीं है, अवैध रूप से आ गए हैं, देखिए अवैध रूप से आने वालों का और अतिथि के तौर पे आने वालों का, दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा जी। आप वीजा लेकर आते हैं, आप रिफ्यूज लेने के लिए आते हैं, ये ठीक वैसा है कि एक घर में मेहमान भी आए हैं और चोर भी आए हैं। बिल्कुल। तो जो चोर है उनको तो पकड़ना पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये विधि सम्मत है। और एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर का जो अधिनियम है वो भी संविधान में है ना। 234 क्या है, वो संविधान देता है चुनाव आयोग को यह अधिकार कि वो समय समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करे। यहाँ तक कि देश में जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे आप नगर पालिका स्तर से लेकर ग्राम प्रधान के स्तर से लेकर के संसदीय चुनाव तक देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में भी चुनाव आयोग की अपनी एक शाख रही है और वो जिस का चुनाव हो रहा है उसके लिए संबंधित मतदाता सूची का पुनर्प्रकाशन किया जाता है हर चुनाव से पहले। यहाँ जब ये संविधान का हिस्सा है तो इसका मतलब ये है कि इसे कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं, एसआईआर अब यही देखिए, यहीं पर मैच्योरिटी का सवाल आता है। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का जिस स्टेटमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट वाले एस्पेक्ट पर चलते हैं एसआईआर के। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है, राहुल गांधी के कुछ बयान आते हैं एसआईआर को लेकर, इन सब के मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 2 बयानों की चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगा, उस पर बात हम लोग कर ही रहे हैं। पहले मैं थोड़ा राहुल गांधी और ममता बनर्जी के बीच जो अंतर है उसको यहाँ पर रख दूं अपने दर्शकों के लिए। मैं कह रहा था कि यहीं पर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज आती है। राहुल गांधी कह रहे थे कि एसआईआर बंद करो, एसआईआर बकवास है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये उनकी मेरे ख्याल से अपरिपक्वता है।
वही ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो ये नहीं कह रही हैं कि एसआईआर बंद करो, एसआईआर नहीं होनी चाहिए। उसके लागू हो एग्जीक्यूशन का सवाल उठा एसआईआर रहे हैं। जिस तरीके से किया गया उसमें वो वर्क प्रेशर की बात कर रही हैं कि एक बीएलओ को एक दिन में 30 से 35 फॉर्म प्रोसेस करने हैं। एक आदमी के लिए मैनुअली इतना करना संभव नहीं हो पा रहा है, वो अपनी जानें दे रहे हैं। इस वजह से एसआईआर की प्रक्रिया का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। उस पूरी प्रक्रिया को ट्रैक कीजिए, उसको उसको फुल प्रूफ बनाइए। ममता बनर्जी उसके इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठा रही है, जिस तरह से किया जा रहा है उस रवैये पर, और वो रवैया बिहार में भी क्वेश्चन में रहा है। कैमरे पर देखा गया कि बीएलओ एक हाथ से फॉर्म भर रहे हैं, दूसरे हाथ से साइन कर रहे हैं, बीएलओ के बदले कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है लोगों के घर पे चेक करने के लिए। हर तरीके की ये जो रिपोर्ट आ रही लूप होल्स हैं इसको तो क्लोज करना पड़ेगा। यही मैच्योरिटी और नॉन मैच्योरिटी मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था। ममता बनर्जी को मालूम है कि ये संवैधानिक है, इसे बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको बंद इस वजह से चाह रही है ममता बनर्जी कि उनको थोड़ा टाइम मिल जाए, वो टाइम बाय आउट करने की कोशिश। इससे फायदा क्या होगा सर टाइम बाय आउट का? और एक इलेक्शन निकल जाएगा, टाइम बाय आउट करने से क्या होगा, एक इलेक्शन निकल जाएगा, फिर से जीत जाएंगी, अपने मतदाता जो उनके हैं वो बने रह जाएंगे। टाइम बाय आउट कोई क्यों करता है? लेकिन अगर इसमें सरकार ये कर दे कि चलो आपको टाइम चाहिए, आपको 2 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, पर इलेक्शन भी टाल दे रहे हैं। हाँ, तो इस 2 महीने में वो लोग जो हैं उनकी नागरिकता को वैलिडेट करने का काम किया जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग। हमेशा इसको संदेह की नज़र से ही नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कोई भारत में रिफ्यूज लेके रह रहा है तो जो शरणार्थी आते हैं वो भी किसी न किसी अधिनियम के तहत आते हैं। जो ट्रीटी हो रखी है, जो वियना संधि है, उसी के आधार पर आप यहाँ पर शरणार्थियों को जगह देते हैं, और शरणार्थी को आप नागरिकता दे सकते हैं। अलग अलग नियम में उनको नागरिकता दी जाती है, सिर्फ सीए ही नहीं है, दूसरे भी। अदनान सामी को भी आखिर नागरिकता मिली है ना जी, और तो वैध तरीके से ली, वैध तरीके से किसी को नागरिकता मिल सकती है, मताधिकार मिल सकता है। तो उनको टाइम, सबसे पहली बात टाइम जिसको मिल जाएगा वो अपनी रणनीति फिर से अच्छे से रिवाइज कर सकता है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। और दूसरा, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। अब 4 महीने हैं, 2 महीने आपने इसको टाल दिया, फिर 1 महीने और लग जाएंगे, टाइम पे कुछ होगा नहीं। इसी मतदाता सूची के साथ छोटे मोटे परिवर्तन के साथ आपको जाने पड़ेंगे, जो हर चुनाव से पहले होता है। एसआईआर एकदम गहन होता है, उसमें बीएलओ घर घर जाते हैं, उनके आंकड़े लेते हैं, उनके कागजात देखते हैं, और तब फिर उसको टेबुलेशन होता है, उसका वो पूरा प्रोसेस होता है। खैर चलिए, आपका जो दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट वाला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? 2 बात सुप्रीम कोर्ट ने उठाई है, और उसको मैं बहुत ही पॉइंटेडली यहाँ पर रखता हूँ। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट का है, जो हमेशा कहा जाता है कागज नहीं दिखाएंगे वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है सरकार से कि कागज नहीं तो नागरिकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे समुदाय हैं अभी भी निरक्षर हैं, जिनके पास ज्ञान की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन है तो वो भी देश के नागरिक। अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पा सकते हैं बाय डॉक्यूमेंट, तो उनका क्या? ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या कागज नहीं तो नागरिकता नहीं। सरकार को इस बात का जवाब देना है जी। जवाब दाखिल करने के लिए 1 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको अपोज कर रहे हैं उनसे भी सवाल पूछा है। लोगों का, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका मेन पॉइंट क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर आधार कार्ड मिला हुआ है तो वोटर लिस्ट में इनको रखने से क्यों परहेज है, क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली कल कहा है कि एन इंट्रूडर विथ एन आधार कार्ड shall be given the voting right। इंट्रूडर कहा है, कोट अनकोट इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया। कोई घुसपैठिया आ जाता है, उसको किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि वैध तरीके से ही कोई आ गया बांग्लादेश से, यहाँ रहने लगा वर्षों से, और हमारे जो स्थानीय नेता हैं उनको लगा कि इसको, अब मैं एकदम पॉजिटिवली कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति को या इसके परिवार को जो सामाजिक सुरक्षा के लाभ हैं वो मिलने चाहिए। ठीक है, उसको आधार कार्ड वैध तरीके से दिया गया, जो कि किसी भी देश में होता है। अगर आप यूएस में जाते हैं, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाता है, इसका मतलब यूएस की नागरिकता नहीं होती है। उसी तरह आपका आधार कार्ड है, और आधार अधिनियम में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह नागरिकता की कसौटी नहीं है। आधार के आधार पर आप नागरिकता की डिमांड नहीं कर सकते। यह आधार अधिनियम में एक सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है बस। हाँ, बोल्ड इटैलिक कैपिटल में लिखा गया है, आधार नागरिकता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है विपक्षी दलों से कि कोई घुसपैठिया क्या आधार कार्ड के साथ वोट कर सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट
इनसे भी जवाब मांग रहा है, ये भी अपना जवाब दर्ज करेंगे 1 दिसंबर तक। तब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई घुसपैठिया आधार के साथ कैसे वोट कर सकता है, इसका मतलब है वो सुप्रीम कोर्ट भी इस एसआईआर की प्रक्रिया को वैलिडेट कर रहा है। और आप जो कह रहे थे 234 जो चुनाव आयोग को अधिकार मिले हैं कि समय समय पर मतदाता सूची का रिवीजन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा कर रहा है, उसके साथ खड़ा हो रहा है। इसका अर्थ अगर व्यापक तौर पर समझे तो सुप्रीम कोर्ट की सहमति ही होगी एसआईआर के साथ। हाँ, जैसे बिहार में हुआ था, उन्होंने आधार कार्ड ऐड कर दिया, उसी तरह से कुछ और चेंजेस कर देंगे। हो सकता है कि इसकी समय सीमा बढ़ा दे, जिसकी डिमांड ममता बनर्जी खासतौर पर कह रही है कि जल्दबाजी में किया जा रहा है, तो उसकी समय सीमा बढ़ा दे। कुछ मामूली कुछ तो प्रक्रियात्मक कुछ प्रोसीजरल चेंजेस कुछ सुप्रीम कोर्ट सुझा सकता है, लेकिन इसको कंप्लीटली डाला नहीं जा सकता, बंद कर देना या होल्ड कर देना, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ करेगा। और दोनों ही संवैधानिक संस्था है, दोनों के अपने अलग अलग दायित्व हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह चुनाव आयोग भी है। जी, अब इसमें एक चीज़ और हो रही है, नारेबाजी करके ममता बनर्जी ने बहुत सारी यहाँ पर विरोध किया है इसका, अलग अलग जगह रैली कराई है, क्षेत्र विशेष, जिलेवार, शहरवार रैलियां कराई हैं। साथ ही एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। जो ममता बनर्जी की तरफ से है वो है कि आपकी सदस्यता छीन सकता है। इसमें जो भी वैध लोग हैं, जो वैध रूप से देश का हिस्सा है, देश के नागरिक हैं, उनकी भी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि सिर्फ वो अल्पसंख्यक हैं, इस वजह से ये गढ़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, जो बीजेपी या एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि एक सामान्य प्रक्रिया है जो संवैधानिक है और सही तरीके से हो रही है। बीएलओ पर प्रेशर आ रहा है, ये बात सरकार भी जानती है, बीएलओ खुद भी जानते हैं और बीएलओ इसको लेकर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा धड़ा बीएलओ का ऐसा भी है जो समय पर काम भी करके दे रहा है। डेली मैं अलग अलग राज्यों के देखता हूं तो हर दिन एक बीएलओ ऑफ द डे का भी अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने आज अच्छा काम किया, उम्र दराज होते हुए भी अपना काम नियम से समय से पूरा किया है। लेकिन जो नैरेटिव वॉर है और जो नारेबाजी हो रही है, ये किस तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं? अब देखिए, नैरेटिव वॉर तो बिहार में भी शुरू हो गया था, पश्चिम बंगाल में और केरल में। पश्चिम बंगाल में सर बहुत ज्यादा इंटेंस है और केरल में भी है, केरल पर भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं बंगाल समझना चाहता हूँ। बंगाल समझते हैं, चलिए। स्लोगनेरिंग का इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। कई सारी सरकारें आप देखेंगे इन नारों के बल पर बदल गई। अब की बार मोदी सरकार से पहले भी बोफोर्स वो भी नैरेटिव था। बाद में पता चला कि बोफोर्स में कोई घोटाला नहीं हुआ था, सबको क्लीन चिट मिल गया, बोफोर्स घोटाला दफन हो गया इतिहास के दस्तावेजों में। लेकिन नैरेटिव तो चल गया। बोफोर्स के नैरेटिव ने उस सरकार को पलट दिया जो 5 साल पहले अभूतपूर्व मेजोरिटी लेके आई थी। आज तक उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा जा सका है। उस सरकार को 1989 में बोफोर्स गिरा देती है। फिर देखिए, अच्छे दिन आने वाले हैं, नैरेटिव की जीत हो जाती है। नीतीश कुमार है बिहार में 2015 की बात मैं कर रहा हूं। 2015 वह साल था जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होने के बाद देश में भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर आरूढ़ थी, राज्य दर राज्य जीतती जा रही थी, उसको हराना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। वहां पर जाते हैं बिहार में, हालांकि बिहार में राजनीतिक समीकरण भी बदलते हैं, लेकिन इस नारे का भी बड़ा योगदान था कि नीतीश कुमार है। और नैरेटिव का, नारे के साथ साथ नैरेटिव वहां पर यह हो गया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा में किसी के डीएनए के बारे में बोल दिया। वहां पर नैरेटिव यह बना दिया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठा दिया, मतलब उन्हें वर्ण शंकर कह रहे हैं, मतलब उनके जन्म पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये डीएनए नैरेटिव वहां पर इतना बैकफायर करता है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है, 55 सीटों पर पहुंच जाती है, जो कि 2010 में 92 सीटें जीती थी। ठीक है, तो नैरेटिव का हर चुनाव में रोल होता है, नारों का हर चुनाव में रोल होता है। अब यहाँ पर ममता बनर्जी मुझे लगता है, हालांकि देखिए राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व हैं, बहुत ही सधी हुई राजनेता हैं, और ममता बनर्जी की नज़र अर्जुन की तरह हमेशा पक्षी की आंख पे होती है। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने क्या नारा दिया था पिछले चुनाव में। ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में नारा दिया था, खेला होबे। और क्या था खेला होबे? उस टाइम में हम आप कोई नहीं समझ पाए थे क्या खेला होना था। क्या किया था ममता बनर्जी ने?
और बीजेपी कैसे ममता बनर्जी के जाल में फंसी थी। देखिए, ममता बनर्जी उससे पहले करीब 10 साल से शासन कर रही थी, 2011 से 2021 तक एंटी इनकम्बेंसी था। ये लोग जो सड़कों पे उत्पात मचा रहे थे उन सबको बीजेपी में पहुंचा दिया। तो अपना बैगेज जो था वो बीजेपी को दे दिया, फ्रेश कैंडिडेट उतारे, एंटी इनकम्बेंसी को खत्म किया, निगेट किया यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट मैदान में उतारकर। ठीक बात है। बीजेपी में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का बैगेज है वहां पे, ये लोग अब उनके लिए वोट नहीं मांग सकते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे सड़कों पर, उनके सामने वोट कैसे मांगेंगे। तो ममता बनर्जी को इसलिए पता था कि खेला होगा, उन्होंने बैगेज यहाँ दे दिया, फ्रेश उम्मीदवार के साथ जीत करके सत्ता में पहुंच गए। हालांकि तमाम नेताओं को उतारने के बाद, तमाम रणनीति अपनाने के बाद भी बीजेपी वहां पर सफल नहीं रही, खेला हो गया। तो इस बार ममता बनर्जी का चूक कर रही हैं, मुझे लगता है शायद कर रही हैं एक राजनीतिक प्रेक्षक के तौर पर, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर मुझे लगता है कि माइनर यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। बिहार में वो चीज देख चुकी हैं। अब पश्चिम बंगाल में हमने समझा कि 30% अल्पसंख्यक मतदाता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र 70% बहुसंख्यक मतदाताओं पर है, जिसमें से अगर कुछ भी हिस्सा और वो ग्रैब कर लेती है पार्टी, तो वहां पर उसकी सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। पहली बार ऐसा हो सकता है। बीजेपी का एक पैटर्न भी है कि वो हमेशा अल्पसंख्यक मतदाताओं को छोड़ के चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कैसे, और उन्हें इस चीज का अच्छा खासा एहसास है कि हम कुछ भी कर लेंगे, जिस तरह की आइडियोलॉजिकल हम फाइट करते हैं, ये मतदाता हमारे साइड तो नहीं आएगा। अब मुझे क्यों लगता है कि ममता बनर्जी की रणनीति यहाँ पर बैकफायर कर सकती है, और मैं गलत हो सकता हूँ, चुनाव के नतीजे आएंगे तो मैं गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन सिद्धार्थ देखिए क्या होता है, सामान्यतः बाहरी मतदाताओं को कोई नहीं स्वीकार करता है, चाहे पश्चिम बंगाल के स्थानीय मुस्लिम ही क्यों न हो। उनको लग रहा होगा कि ये जो बांग्लादेशी मुस्लिम आ रहे हैं ये हमारा हिस्सा मार रहे हैं, तो उनको भी वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक उसी तरह से मराठी हिंदू ही हैं, है ना, लेकिन भाषावाद की लड़ाई बिहार और यूपी से जाने वाले हिंदुओं का विरोध करते हैं ना, कि महाराष्ट्र में नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? यहाँ हमारा संसाधनों पर कब्जा जमाएंगे, हमारे संसाधनों के अलावा जॉब हकमारी करेंगे, संसाधन जॉब जमीन, बहुत सारी चीजें जिन पर हकमारी करेंगे, नहीं चाहिए उनको। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे कि सीएए में मतुआ समुदाय को नागरिकता देने की बात हुई तो पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के वोट में ममता बनर्जी को चले गए, 2021 में चले गए थे। आप देखिए जो मतुआ बहुल इलाके हैं वहाँ पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण दिखेगा आपको, भारतीय जनता पार्टी से बिछड़ के ममता बनर्जी के पास आया है। वही कारण है कि दार्जिलिंग वाला, उसके नीचे वाला जो इलाका है वहाँ पर भी, जहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी नहीं जीतती थी, वहाँ भी जीती है। तो ये ममता बनर्जी यहाँ पर ये गलती कर रही है। गलती इस तरह से मैं कह रहा हूँ, कलिम्पोंग और ये वाला एरिया, हाँ उसके नीचे वाला, मुझे ये लगता है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को साधने के क्रम में ये बहुसंख्यक मतदाताओं की शायद नाराजगी मोल ले रही है। उनसे देखिए बीजेपी जो करवाना चाहती है वही कर रही है। बहुसंख्यक मतदाताओं में ये मैसेज जा रहा है कि ममता स्टैंड्स फॉर माइनॉरिटी एंड ममता स्टैंड्स फॉर बांग्लादेशी। ये मैसेज बार बार बीजेपी की तरफ से कन्वे कराने की कोशिश हो रही है, और ये ममता बनर्जी वही कर रही हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत अधिक अगर वो कर सकती हैं तो ये करेंगे कि 30% जो मत उनका है अल्पसंख्यकों का, उस पर उनका एक छत्र राज रह सकता है। और ये जो रैलियां वगैरह जो वो कर रही हैं एसआईआर के विरोध में, ये कहीं ना कहीं बीजेपी आगे चलकर इस चीज को भुनाएगी कि जब एसआईआर हो रहा था, जब आपके हक की बात की जा रही थी, तब ये उतरकर इसी चीज का विरोध करते। यहाँ तक कि देखिए ममता बनर्जी की पार्टी की एक सांसद हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में कह दिया कि क्या होगा, कहाँ चले जाएंगे, जो लोग बांग्लादेश से आ गए हैं वो कहाँ चले जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे, कोई नहीं निकाल सकता है उनको। तो इट मींस उन्होंने एडमिट भी किया है और डेयरिंग भी है, वो कह रहे चैलेंज करेंगे, कोई नहीं निकाल सकता है। तो जब ऐसी बात होगी, ये सब भी सुप्रीम कोर्ट की नजर भी इस बात पे होगी, वो स्वीकार कर रहे हैं, कोई नहीं निकाल सकता है। इन सारी चीजों को एक न्यायिक चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर ये सारे बयान भी देखे जाएंगे। बिल्कुल, और चुनौती तो दी ही गई है, न्यायिक चुनौती दी ही गई है, और इन्हीं की पार्टी ने दिया है। तो ये सारी बातें जरूर संज्ञान में जा रही है, और मुझे लगता है इसलिए लगता है कि बैकफायर करेगी। 30% अल्पसंख्यकों को साधने के चक्कर में वो हो सकता है 70% बहुसंख्यकों में से बहुतों की नाराजगी मोल ले रही होंगी, और बीजेपी दरअसल यही चाहती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2021 में बुरी तरह से फेल होने के बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। वेस्ट बंगाल में 12 सीटें जीती है ना जी, और उसका मत प्रतिशत देखिए 33% हो गया है।
मतलब एक तरह अगर से एक पार्टी लोकसभा चुनाव में आपके इलाके में 33% वोट ले सकती है, तो आपको यह मानना चाहिए कि अगला कदम उनका सरकार बनाने की तरफ हो सकता है। आज भी बिहार में जो मत आए 4 से 5% वोट ऐसे में और अगर मिल गया बीजेपी को तो सरकार बना खेला हो गया, फिर खेला रिवर्स हो जाएगा। एक राज्य पश्चिम बंगाल है जो दिल्ली की मीडिया की खबरों में बहुत बड़ी जगह लेता है, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, क्राइम भी होता है तब भी, कोई दूसरा एसआईआर हो, कुछ भी हो, वो प्रासंगिक बना रहता है, भले ही वो हिंदी बेल्ट का हिस्सा नहीं है। और अच्छा खासा अग्रेशन के साथ मीडिया इसको परोसता है अपने दर्शकों को। बिल्कुल। दूसरा एक राज्य है बिल्कुल डाउन साउथ में, केरल। केरल में अंदर क्या हो रहा है ये दिल्ली की मीडिया तक बहुत देर में आता है, ये आता नहीं, बहुत ज्यादा जगह नहीं मिलती, खासकर मैं हिंदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहां पर भी यूडीएफ और एलडीएफ एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वो उनको भी इसी तरह का भय सता रहा है और वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब केरल के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो किस तरह से लेफ्ट, यूडीएफ, एलडीएफ के लिए नुकसानदेह होगा, कैसे वो इससे बच रहे हैं, और क्या वहां पर तो घुसपैठ का भी इतना नहीं है। ठीक, तो वहां पर क्या स्क्रूटियां होंगी, प्लस ये वहां पर जो बीजेपी लंबे समय से पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है वो कैसे यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। टिपिकली केरल का संदर्भ जो है ना बिल्कुल ही अलग है। अब केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर राज्य स्तर पर कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों में लड़ाई रहती है, एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ। हाँ, वहां मतलब सरकार है, ये भी एक वहां दो धड़े नहीं है, वहां 3 बड़े धड़े हैं। बिल्कुल। और एक में खूनी संघर्ष है, एक में आइडियोलॉजिकल है। बिल्कुल। तो एलडीएफ और यूडीएफ वहां पर राज्य स्तर पर चलता रहता है उनका संघर्ष, लेकिन जब यही राष्ट्रीय स्तर पर आता है तो एलडीएफ और यूडीएफ दोनों साथ होकर इंडिया अलायंस बन जाते हैं। ठीक है, तो वो चलता है। मजेदार बात यह है कि एलडीएफ की सरकार है केरल में इस वक्त, और वहां पर कुछ मेरे ख्याल से 2 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया। एलडीएफ मतलब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, हाँ, और यूडीएफ जो कांग्रेस नीत अर्बन डेमोक्रेटिक फ्रंट। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, यूडीएफ ने एलडीएफ पे चार्ज लगाया है कि एलडीएफ की सरकार इतना दबाव डाल रही है बीएलओ पर कि ये सुसाइड कमिट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चार्ज है। अब दबाव क्या है, देखिए एलडीएफ और ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं सत्ता में, नहीं, राज्य में विरोधी हैं। राज्य में विरोधी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, हाँ, विपक्ष में सहयोगी हैं, सत्ता के विरोधी हैं, सत्ता में विरोधी हैं, केरल की सत्ता में खासकर। अब सवाल यह है कि दबाव क्या हो रहा है। प्रशासनिक दबाव तो है। केरल में इस वक्त लोकल बॉडी इलेक्शन की भी तैयारी हो रही है, शायद हो रहे हैं, लोकल बॉडी के इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं, तो वहाँ पर उसमें भी लगे हुए हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। वो वही सरकारी कर्मचारियों में से कुछ हिस्सा बीएलओ वाला भी काम कर रहा है। तो एक व्यक्ति लगभग 3 रोल में काम कर रहा है। एक उनका जो मूल काम है, कोई शिक्षक है, कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, तो वो काम कर रहे हैं, साथ में चुनाव की तैयारियों के जो काम होते हैं वो कर रहे हैं, बीएलओ वाला काम भी कर रहे हैं। तो प्रशासनिक दबाव तो है, और ये इस दबाव में आकर जो लैप्सेस होते हैं, उस लैप्सेस की वजह से उनका वेतन रोक लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस भय से लोग विड्रॉ कर रहे हैं एसआईआर की प्रोसेस से। तो ये दबाव की बात अगर यूडीएफ कर रहा है तो एलडीएफ को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि एसआईआर होगा या नहीं होगा ये एलडीएफ या यूडीएफ का निर्णय नहीं है। ये तो इस वजह से हाँ, सत्ता में है एक धर्रा विपक्ष में है, तो वहां पर आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। और लेकिन इस झगड़े का फायदा थर्ड, हालांकि ये मैं इस बात पे आता हूं, केरल में अभी भी बीजेपी सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि आरएसएस की जड़ें केरल के समाज में गहरी जमी हुई हैं, लेकिन फिर भी अभी तक बीजेपी के लिए कोई भी एवेन्यू ओपन नहीं हुआ है। समाज में है लेकिन ईवीएम में नहीं है। ईवीएम में, चलिए ठीक है। हम आते हैं केरल से अब दिल्ली। तो केरल में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ चल रहा है, लेकिन यही दोनों पार्टी एक साथ आ जाते हैं यूडीएफ में, सॉरी इंडिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में दोनों एसआईआर के खिलाफ याचिका डालते हैं, जिस पर सुनवाई भी होनी है। मजेदार बात है कि केरल की याचिका पर सुनवाई एक दिन होगा, पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई एक दिन होगा, तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई एक दिन होगा। 2 तारीख को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, 4 तारीख को होनी है, 9 तारीख को होनी है। तो ये सिलसिला सुप्रीम कोर्ट में लगा ही रहेगा, क्योंकि हर एक राज्य की डिमांड अलग अलग है। केरल में किस बात का डर है, किस लिए? दरअसल केरल में घुसपैठ का खतरा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
केरल को जो स्थानीय वहाँ के लोग हैं उनको भी डेमोग्राफिक चेंज का डर लग रहा है। दो कारण हैं। केरल में भी भारी मात्रा में, काफ़ी बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय हैं। प्रवासी, अप्रवासी नहीं, प्रवासी भारतीय, मतलब भारत के दूसरे हिस्सों से जो जाकर केरल में अपना जीवन यापन करने, से बिहार के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं। आप केरल में चले जाइए किसी भी शहर में, खासकर जो बड़े शहर हैं, त्रिवेंद्रम, कोच्चि जैसे शहर में, वहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, ये सब इनकी बड़ी तादाद है जो दूसरे राज्यों से आती है, वो उड़ीसा, बिहार, झारखंड के होंगे। अब देख लीजिए, मैं वहाँ पर रहा हूँ इसलिए मेरा अनुभव है ये। अब ये लोग वहाँ आ रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि केरल के जो लोग हैं उनका रुझान गल्फ की तरफ वर्षों से है, दशकों से है लगभग। अब उनकी चिंता यह है कि ये लोग यहाँ पर रहते नहीं है केरल में, कोई सऊदी में रह रहा है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, कुवैत में रह रहा है, क्या इनके नाम काट दिए जाएंगे? उनकी चिंता ये है, क्या इनके नाम काट दिए जाएंगे? और दूसरी तरफ क्या जो बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, गुजरात से, कहीं से लोग आ गए हैं, उनका नाम जोड़ दिया जाएगा? उनकी उस राज्य की डेमोग्राफी, उस राज्य की जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको छिन भिन किया जाएगा। उनकी चिंता ये है। उस डेमोग्राफी चेंज को लेकर के वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित और चिंतित है। और उसमें वो इसी की डिमांड के साथ बीजेपी बहुत ज़्यादा फिट नहीं है। बीजेपी बहुत ज़्यादा फिट नहीं है। दरअसल बीजेपी के लिए कोई वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। केरल में अगर 10% नाम कट भी जाते हैं तो या तो यूडीएफ आएगी या एलडीएफ आएगी, बीजेपी के लिए वहाँ कोई रोल ही नहीं है। लेकिन एसआईआर कोट एंड कोट बीजेपी का स्टेप नहीं है, यह बीजेपी की प्रक्रिया नहीं है, यह एक संवैधानिक काम है और इसका दायित्व चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग यह प्रक्रिया पूरे देश भर में कराएगा, अन्यथा ये हैंडपिक नहीं कर सकते। अगर हैंडपिक करेंगे तब राजनीति है ये जी। जहां बीजेपी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वहां उस हिसाब से एसआईआर कर दे तो ये नहीं चलेगा, तब ये असंवैधानिक हो जाएगा। मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना है, गहन पुनरीक्षण होना है तो पूरे देश में होगा। इसीलिए केरल में भी हो रहा है, इसीलिए तमिलनाडु में भी हो रहा है, और दोनों की चिंता डेमोग्राफिक की। आखिरी सवाल मेरा एसआईआर से जुड़ा एक और सवाल है कि इतने सारे राज्यों में जब एसआईआर हो रहा है 11 में, बॉम्बे में इसका कोई असर नहीं दिख रहा। मुंबई में जहां पर बीएमसी के इलेक्शन होना है 20 दिसंबर तक, चुनाव आयोग को उसमें डेट देनी है और फिर जनवरी से पहले पहले उसका इलेक्शन भी करवाना है। तो यहाँ पर एसआईआर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर मेरा खुद का अनुभव है, मैं करीब 4-5 साल वहाँ रहा हूँ। बड़ी तादाद में बांग्लादेशी वर्कर वहाँ पर काम करते हैं जो इंडियन नहीं है, जो वह तरीके से आए भी नहीं है, सब घुसपैठिए है जी। और ये सब क्या काम कर रहे हैं? ये घरों में हाउस हेल्प का काम कर रहे हैं, जो प्लम्बिंग का काम है या इलेक्ट्रीशियन का काम है, ये सब उन कामों को पकड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा धड़ा है। ठीक। सिद्धार्थ, आधिकारिक रूप से इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए कि मुंबई में बीएमसी इलेक्शन से पहले एसआईआर क्यों नहीं हुआ। हालांकि देखिए, मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण हर चुनाव से पहले होता है। बीएमसी चुनाव से पहले भी कुछ नाम काटे गए होंगे, कुछ नाम ऐड किए गए होंगे। ऑब्वियसली वो एक लिस्ट बनाई होगी, पर वो एसआईआर डिक्लेयर करके नहीं एसआईआर नहीं हुआ है, वो ऑफिशियल है। एसआईआर मुंबई में अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है और अब टाइम भी नहीं है। हाँ, दरअसल एसआईआर ये बीएमसी लेवल पे नहीं किया जाता, नगर पालिका स्तर पे नहीं होगा, राज्य स्तर पर एसआईआर राज्य स्तर पर होगा। तो आई एम श्योर कि अगली बार जब महाराष्ट्र भी चुनाव में जाएगा उससे पहले उस राज्य में भी एसआईआर किया जाएगा। मुझे लगता है ये चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए यह सही भी है। एक ही बार सारे वर्क फोर्स को आप इसी काम में नहीं लगा सकते हैं। पहले बिहार में एक वाटर टेस्टिंग किया उन्होंने एसआईआर करके, कितना टाइम लग रहा है, कितनी मेहनत लग कुछ रही है, नई चुनौतियों के बारे में उन्हें पता चला। अब अलग अलग 11 राज्यों में इसका परीक्षण कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि जो तीसरा स्टेज होगा उसमें बाकी के बचे हुए जितने राज्य हैं सब में एक साथ कर दे, या फिर उसमें भी प्राथमिकता के तौर पर उन राज्यों में करेंगे जिसमें साल 6 महीने में अलग अलग ग्रुप में कराए। हाँ, लेकिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण बीएमसी के लिए भी हुआ है और जो नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो पब्लिश की गई है मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले। इस पर शिवसेना के जो नेता है आदित्य ठाकरे, उनका स्टेटमेंट में भी आया है कि कहा गया था किसी डेट को रिलीज करेंगे, किसी और डेट को रिलीज कर दिया। उस पर विवाद हो रहे हैं। एसआईआर नहीं हुआ है लेकिन मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने को लेकर वहां भी विवाद हो रहे हैं। अलग तरीके के विवाद। पता नहीं राजनीतिक दलों को इतना भय किस बात से होता है। हर राजनीतिक दल को लगता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक समुदाय हमारा ही मतदाता है। ये प्रथा लोकतंत्र के लिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मतदाता को गेस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको टारगेट करने लगेंगे।
और दरअसल देश में हो भी रहा है। हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ये एसआईआर को लेकर डिस्कशन था, जिसमें हम बंगाल, बिहार, केरल और बाकी के सभी राज्यों को लेकर उम्मीद है कि एक बेहतर और साफ तस्वीर आपके सामने पेश कर पाए होंगे। अभी भी यदि आपकी एसआईआर से जुड़ी कोई आशंकाएं हो, कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले डिस्कशन में हम उनको आपके नाम के साथ इंक्लूड करेंगे और सवाल पूछेंगे हमारे एडिटर से, जिनका जवाब उन्हीं से लिया जाएगा। फिलहाल आपको हमारे ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.